हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डेप्रिसिएशन अलाउंसेस पढ़ेंगे जो सेक्शन 32 के अंदर दिया हुआ है। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस इनकम टैक्स पे बना रखी है जो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर है, आप चेक कर सकते हैं। और जो ये वाली वीडियो है सेक्शन 32, अगर आपने पीजीबीपी नहीं पढ़ा तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप पीजीबीपी वाला मेरी वीडियो मैंने अपलोड की है उसको देखो। और बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी ये वीडियो कोई सीए का स्टूडेंट देख रहा है या सीएस का स्टूडेंट देख रहा है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो इनफ नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं लॉ के पर्पज से बना रही हूँ, एकेडमिक के एग्जाम्स के पर्पज से बना रही हूँ। क्योंकि जो भी हमारा इनकम टैक्स का जो अगर सीए में आता है वो उसमें फॉर्मूलेज और उसमें आप लोगों को पता ही होगा उसमें सिचुएशंस बेस्ड पे बहुत सब आता है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड आता है। तो ये आप लोगों के लिए मतलब इनफ नहीं है, पर आप इस वीडियो से आप ओवरव्यू ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। डेप्रिसिएशन अलाउंसेस जो हमारा सेक्शन 32 के अंदर दिया हुआ है, सेक्शन 32 ये याद रखना, सेक्शन हमेशा सबके याद होने चाहिए। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी में कमी होना। तो इसमें पता है क्या होगा, जैसे कि मान लो मैंने कोई पेन खरीदा और उसको मैंने यूज किया। तो जब मैंने वो पेन खरीदा तब उसकी वैल्यू 10 रुपए थी, बट जब मैंने उसको यूज किया तो उसकी वैल्यू क्या हुई, कम हो गई ना, क्योंकि मैंने उसको यूज भी कर लिया है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कमी आना। तो कमी किस में आएगा और हम किस में उसको डिडक्ट करेंगे? तो जैसे कि हमने पीजीबीपी में पढ़ा था कि कौन कौन सी चीजें टैक्सेबल होती हैं। तो इसमें यह है कि किसी की वैल्यू अगर कम हो जाएगी बाद में तो उसका जो डिडक्शन होगा तो वो कितना होगा, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, वो इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बाय वियर एंड टीयर। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि वैल्यू डिक्रीज, मतलब जो वैल्यू हो किसी भी एसेट की उसकी डिक्रीज मतलब उसमें कमी आ जाना, चाहे आप किसी भी द्वारा, चाहे आप उसको यूज कर रहे हो, वियर मतलब उसको यूज कर रहे हो या उसको फाड़ रहे हो। कॉज बाय देयर यूज इन द बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप उस चीज को कंटिन्यू बहुत टाइम तक यूज कर रहे हो तो उसकी डेप्रिसिएशन अलाउंसेस डेप्रिसिएशन ही होगा उस एसेट का। इट कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर इट्स एंटिसिपेटेड लाइफ बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन एवरी ईयर अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इसमें यह बता रखा है कि जो भी कॉस्ट होता है उस एसेट का वो हमेशा बढ़ता है, बट अगर आपने उसको यूज करा है तो उसकी जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से कम होती जाएगी। तो ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, जो डेप्रिसिएशन अलाउंसेस है ओनली पीजीबीपी के अंदर ही यूज होगा, उसी में हम डेप्रिसिएशन वो करेंगे या डिडक्शन करेंगे। हम सैलरी या उसके अंदर का ये कोई सेक्शन उससे रिलेटेड नहीं है, ओनली पीजीबीपी से रिलेटेड है। अब हम ये देखो ये जानते हैं क्या, जो डेप्रिसिएशन है वो क्लेम करना मैंडेटरी है। तो एसएससी डज नॉट हैव एनी ऑप्शन, एसएससी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो इसको क्लेम ना करे। टू क्लेम इट, इसके लिए क्लेम ना करे, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, बट कभी कभी ऑप्शंस आ भी जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एसेट जो है वो एलिजिबल है। एसेट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, टेंजिबल टेंजिबल एसेट में क्या आते हैं? बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी और प्लांट, नॉट इंक्लूड लैंड। टेंजिबल एसेट में क्या क्या आते हैं? हमारे बिल्डिंग्स, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, बट उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? उसमें इंक्लूड नहीं होता हमारा लैंड। और हमारा इंटेंजिबल एसेट में क्या होता है? नो हाउ, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? गुडविल। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या याद रखना है कि टेंजिबल एसेट के अंदर लैंड इंक्लूड नहीं होगा डेप्रिसिएशन अलाउंसेस के लिए, और इनटेंजिबल में उसके गुडविल अलाउ नहीं होगी। अब एक केस भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि केस मेंशन करना काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स तो हमें केस के ऊपर भी मिलता है। सीआईटी वर्सेस महेंद्र मिल एंड ओआरएस 2000 का केस है। इसमें बोला गया है Supreme Court has held that the provision of claim of depreciation is for the benefit of SSC. Obviously depreciation का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू जब कम हो रही है तो आप टैक्स भी तो कम दोगे ना उसको। तो जब टैक्स कम दोगे तो ये क्या है, ये एसएससी के ही लिए बेनिफिट है कि उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो अब क्या बोल रखा है? इफ ही डज नॉट विश टू अवेल ऑफ द बेनिफिट ऑफ सम रीजन, जैसे कि मान लो अगर वो कोई रीजन से इस बेनिफिट को ले ही नहीं रहा, तो क्या है? द बेनिफिट कैन नॉट बी फोर्स अपॉन हिम। तो वो बेनिफिट ये नहीं कहेगा कि हाँ उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो क्लेम ही नहीं कर रहा तो उसको बेनिफिट क्यों मिलेगा? इट इज फॉर द एसएससी टू सी इफ द क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू हिज एडवांटेज इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। हमें ये याद रखना है कि इसका एडवांटेज तब मिलेगा जब आप कोई भी इनकम टैक्स पे कर रहे हो। किसमें चार्जेबल है? वो हेड ऑफ द पीजीबीपी में। प्रॉफिट एंड गेन
फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो सेक्शन 28 के अंदर दे रखा है, 29 में कॉम्पिटेटिव, उसके कॉम्पिटेटिव के बारे में बता रखा है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 30 और 243A। देखो, द आर्ग्यूमेंट दैट सीन्स 32 सेक्शन 32 प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन इट हैज बीन अलाउड in computing the income of SSC cannot in all circumstances be accepted in view of the bar contained in section 34। section 34 के अंदर कुछ बार दिया हुआ है, रोक लगाई है कि इस पे आप डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते हो, तो आप उस पे डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। अब सेक्शन 34 जो है, इसमें मैं इसको आगे पढ़ाने से ना एक पहले मैं आपको एक छोटा सा ना वो बता देती हूँ कि आपको इजीली समझ में आएगा इस चीज से। आपको बस इतना समझना है। तो इसमें क्या हुआ है, सेक्शन 32 के अंदर बोलता है डेप्रिसिएशन, ठीक है, और या डेम डेप्रिसिएशन, कि हम किसको डेप्रिसिएशन मान रहे हैं। तो अगर कोई चीज टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, टेंजिबल के अंदर एक्सक्लूड किया गया कि लैंड नहीं होना चाहिए, गुडविल नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा था ना, टेंजिबल में लैंड नहीं होना चाहिए, इंटेंजिबल में गुडविल नहीं होनी चाहिए। और वो यूज किसके लिए कर रहे हैं, फॉर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, ये भी मैंने आपको बताया था। एसेट उसका खुद होना चाहिए होली, या उसके पास मतलब पार्शली भी होगा तो भी आपका डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आप देख लो पहले, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का जो है वो चीज हर चीज के लिए अलग अलग है, मैं आपको एक दो बता दूंगी। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू की, मार्केट में उसकी वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू है कितनी, ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है कि सेम, देखो यहाँ पर लिखा भी है, एसेट विद इन द सेम क्लास हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे कि मान लो लकड़ का मेरे पास बेड है, अब बेड के अंदर भी हमारा जो बेड है वो बेड हो गया, या आपने लकड़ का कुछ और बना दिया, तो वो सेम क्लास के है ना। या आप ये भी बोलो कि चेयर बना दी लकड़ की, या आप बेड भी बहुत टाइप के होते हैं, सिंगल बेड, डबल बेड, बहुत अलग अलग चीज की जो सेम ही क्लास की हो, तो इसका क्या होगा, ये जो इनका डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू होगा वो सेम ही होगा ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर के लास्ट डे का देखा जाएगा। तो अब मैं आपको एक दो बता देती हूँ कि डेप्रिसिएशन रेट क्या है। ये सबका अलग अलग होता है, हमें पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, चार्ट होता है ये। प्लांट एंड मशीनरी, इस प्लांट एंड मशीनरी के अंदर बुक्स, देखो बिल्डिंग होती है, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स। बिल्डिंग का जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो 5% डेप्रिसिएशन जाएगा, अदर बिल्डिंग 10%, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होगा 40%, फर्नीचर एंड फिक्चर प्लस इलेक्ट्रिकल फिटिंग 10%। प्लांट और मशीनरी में बुक, लाइब्रेरी, प्रोफेशन बुक्स 40% है। मोटर व्हीकल, बस ट्रेवल एक्सेट्रा ऑन हायर शिप्स, अदर प्लांट तो इसका 30, इसका 20, इसका 15% है, 25% है। तो ये एक दो भी याद करोगे तो इंटेंजिबल एसेट का 25% होता है, तो एक दो भी याद करोगे तो इट इज इनफ फॉर यू। तो डेप्रिसिएशन में छोटा सा तो ये है, और छोटा सा चीज याद हो गया होगा तो बहुत इजी है काफी, और ये याद करना भी चाहिए आप लोगों को। अब हम पढ़ते हैं अपना कंटिन्यू। अभी तक हमने पढ़ा था कि टेंजिबल एसेट में क्या एक्सक्लूड किया गया, इंटेंजिबल में क्या किया गया। एक केस पढ़ा हमने कि अगर जो एसएससी है उसके बेनिफिट के लिए डेप्रिसिएशन रखा है, अगर वो उस चीज को अलाउ नहीं करवा रहा, क्लेम नहीं कर रहा, तो कोई बेनिफिट उसके पास अपने आप से नहीं मिल जाएगी। तो सेक्शन 34 बार लगाता है, हमने ये पढ़ा था। सेक्शन 34 क्या है, इज नॉट सेटिस्फाई एंड द पर्टिकुलर आर नॉट फर्निश्ड टू द एसएससी हिज क्लेम फॉर डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 कैन नॉट बी अलाउ। अगर सेक्शन 34 के अंदर बार लगा है तो सेक्शन 32 के अंदर वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ब्रोकी उस पर लगाया कि डेप्रिसिएशन नहीं है, तो क्यों उसको अलाउ करेंगे। Section 29 is thus to read with reference to other provision of act. It is not in itself a complete code. Section 29 के अंदर हमने पढ़ा था, Section 28 के अंदर हमारा बता रखा है कि कौन से चार्जेबल हैं हमारे प्रोफेशन और बिजनेस के अंदर। Section 29 के अंदर हमने कंप्यूट का पढ़ा था कि इसको कैसे कंप्यूट किया जाता है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है इसकी। देखो अब हम पढ़ेंगे, इफ द रिवाइज रिटर्न इज वैलिड रिटर्न and the SSC has withdrawn the claim of depreciation, it cannot be granted relying on the original return when the assessment is based on the revised return। देखो हम ITR भरते हैं, ITR के अंदर क्या होता है कि हम अपने कुछ चीजें चेंज करवा सकते हैं, तो वो रिवाइज रिटर्न होता है। तो अगर कोई एरर है या कुछ भी चीजें आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो इसमें यही बता रखा है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन पहले किया बट आपने ITR के अंदर उसको विड्रॉ कर दिया, तो आपको नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन का, जो भी आपका जो छूट होती है वो आपको बेनिफिट नहीं होगी। तो आप उसमें चेंज कर सकते हो, या आपने नहीं कि पहले डेप्रिसिएशन करवाया तो आप ITR के अंदर करवा सकते हैं। तो ये हमारा रिवाइज रिटर्न होता है। अब अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू
वुड बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस द एग्रीगेटेड ऑफ ऑल डिडक्शन एक्चुअली अलाउड टू द, जो अलाउंस डेप्रिशिएशन होता है कि कितना हमें डेप्रिशिएशन करना है उसका रिटर्न डाउन वैल्यू से, तो वो हम देखेंगे उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लेस होना चाहिए एसएससी फॉर द पास्ट ईयर। अब एक्चुअली अलाउड डज, अब मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था ना, आप वो ही फॉर्मूला इसमें है कि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कि इसमें डायरेक्टली दे नहीं रखा है कि हमें क्या करना है, हमें रेट से मल्टीप्लाई करना था उसका डेप्रिसिएशन, वो चीज है। अब एक्चुअली अलाउड क्या है, डज नॉट मीन नॉशनली अलाउड। जैसे कि एक्चुअली अलाउड कितना है, अब आपको 40% प्लांट लाइब्रेरी पे 40% था, लाइब्रेरी और बुक्स पे, तो वही आपका एक्चुअली अलाउ है कि आप इतना डेप्रिसिएशन अलाउ कर सकते हो, बट आप उसको डीम नहीं कर सकते हो। या आप ऐसा भी है इसके अंदर कि अगर आपने अलाउ नहीं करवाया तो आप ये नहीं मानोगे कि अलाउ हो ही जाएगा अपने आप से। तो एक्चुअली अलाउड डज नॉट मीन नोशनली अलाउड इट द एसएससी हैज नॉट क्लेम डिडक्शन। अगर एसएससी क्लेम नहीं कर रहा उस डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन का पास्ट ईयर के अंदर, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने इमेजनरी, मतलब उसने उस चीज को आप अलाउ ही करवा दें। इट कैन नॉट बी सेड दैट इट वॉज नॉशनली अलाउड टू हिम। जैसे कि मैं बताती हूँ इसके अंदर आपको, बुक्स के अंदर हमारा 40% का जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, बट जब मैंने अपना टैक्स पे किया तो मैंने डेप्रिसिएशन का जो भी वो था पे जब किया तो मैंने डेप्रिसिएशन का कुछ लिया ही नहीं, कुछ करा ही नहीं। तो ऐसा जो एसएससी है वो मानेगा नहीं कि अब मेरा तो डेप्रिसिएशन कट जाएगा अपने आप से और मुझे पैसे रिटर्न मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो खुद लेना पड़ेगा। अ थिंग इज अलाउड व्हेन इट इज क्लेम्ड, अ सबटल डिस्टिंक्शन इज देयर व्हेन वी एग्जामिन द लैंग्वेज यूज्ड इन सेक्शन 16 एंड 34 एंड 37 ऑफ द एक्ट। इसमें लैंग्वेज का बताया हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी ऑब्वियसली इंग्लिश होती है। It is rightly said a privileges cannot be disadvantage and option cannot become an obligation। कोई privileges किसी को अगर विशेष अधिकार मिल रहा है तो वो डिसएडवांटेज नहीं है, या अगर आपको ऑप्शन कोई दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑब्लिगेटरी उस चीज को मानो ही मानो। अगर आपको नहीं करना डेप्रिसिएशन तो मत लें। The assessing officer cannot grant depreciation allowances when the same is not claimed by the assessee। assessing officer ग्रांट नहीं करेगा किसको, डेप्रिसिएशन को, जब तक हमारा जो एसएससी है वो खुद क्लेम ना करे। तो टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन कितने होते हैं, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपका जो हमारा दे रखा है 40-50, या रेसिडुअल डेप्रिसिएशन जितना आप सोच रहे हो कि इतना हो सकता है, या एडिशनल डेप्रिसिएशन। डेफिनेशंस आपको पता है बिल्डिंग फर्नीचर की, प्लांट एंड मशीनरी की, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। कंडीशंस क्या है, हाँ कंडीशन देखो दो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द एसेट, एसेट का ओनर होना चाहिए, बट ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए ओनरशिप। रजिस्टर्ड ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ओनरशिप ऑफ द लैंड ऑन विच बिल्डिंग इज नॉट नेसेसरी, लैंड में बी लीज होल्ड। अगर आप किसी भी क्लेम कर रहे हो बिल्डिंग के ऊपर ओनरशिप, जैसे कि किसी, मान लो कि मुझे एक अपना कंपनी ओपन करना है बिजनेस के प्रोफेशन से, और वो क्या है, उसका लैंड की जरूरत है। अब उस लैंड में क्या होगा, उस लैंड का ओनरशिप आपके पास नहीं है, बट आपने बिल्डिंग रेंट पे लिया है, तो भी आपका जो इसमें आप एसएससी होगे, क्योंकि आप उस एसेट के तो ओनर हो। सेकंड क्या है, एसएससी मस्ट यूज एसेट फॉर पर्पस ऑफ कैरिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन। कि मैंने आपको ये पहले बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एसेट यूज कर रहा है एसएससी वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही करे। तो एसेट मस्ट बी पुट टू यूज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि प्रीवियस ईयर में वो यूज हुआ, ऐसा नहीं कि लास्ट टू लास्ट प्रीवियस ईयर में हुआ हो, प्रीवियस ईयर में यूज हुआ हो। इफ सिंगल डे भी वो यूज कर रहा है तो आपको फुल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, पर कुछ एक्सेप्शन है, वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे। यूज ऑफ एसेट इन फर्स्ट ईयर ऑफ एसेट प्लस इज इक्वल टू एसेट मस्ट बी यूज फॉर एटलीस्ट, देखो एक्सेप्शन क्या दे रखी है, देखो पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप एक भी दिन यूज करोगे तो आपको फुल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। फिर एक बात आ गई कि अगर 180, जैसे कि आपका जब भी प्रीवियस ईयर जो हो रहा है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर हो रहा है, उसमें लास्ट 180 डेज अगर इफ आपने यूज किया है तो आपको फुल डेप्रिसिएशन देना होगा। बट ऑफ इट इज यूज फॉर लेस देन 180 डेज, अगर 180 डेज से कम यूज किया हो इन फर्स्ट ईयर के अंदर, देन ओनली 50% ऑफ डेप्रिसिएशन कैन क्लेम। तो 50% डेप्रिसिएशन ही क्लेम किया जाएगा 180 डेज में। अगर आप ये सोचो कि 100 डेज हो रहा है या 170 डेज हो रहा है तो भी 50, तो यस तो भी 50 होगा। अगर एक भी दिन कम है तो भी 50 होगा। अब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि उसका जो वैल्यू क्या है, रेट ऑफ मल्टीप्लाई। एक मिनट में निकाल के दोबारा बता देती हूँ आपको।
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई में रिटर्न डाउन ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का वो। तो वही है, डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड एज परसेंटेज ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डाउन मेथड, ग्रुप ऑफ एसेट फॉलोइंग विद इन द सेम क्लास एंड हैव सेविंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आई होप आपको ये जो डेप्रिसिएशन का टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन की मीनिंग पढ़ी थी, जो आपको पता है कि किसी भी चीज को अगर हम जब खरीद रहे हैं और वो किस पर्पज से के लिए खरीद रहे हैं, बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज से खरीद रहे हैं। अगर हम उसको उस एसेट को खरीद रहे हैं और उसको यूज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या ये मैंडेटरी है, तो ये ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, आपके पास ऑप्शन होता है पर किसी कम चीजों में ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं कि आपको हर चीजों में ऑप्शन है कि आप करो ना करो। तो यहाँ पर ये कि आपको ये बोला भी नहीं गया है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद सेकंड क्या है, टेंजिबल और इनटेंजिबल डेप्रिसिएशन होते हैं। एसेट कौन से होते हैं, टेंजिबल एसेट होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल के अंदर एक्सक्लूड क्या है, लैंड को छोड़कर बिल्डिंग या फर्नीचर या कोई आपको मशीनरी, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। इनटेंजिबल में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, कॉपीराइट, पेटेंट, बट एक्सक्लूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुडविल। उसके बाद हमने एक केस पढ़ा था CIT वर्सेस महेंद्र मिल एंड ORS वाला केस। उसके अंदर ये बता रखा था कि SSC की बेनिफिट के लिए डेप्रिसिएशन है, बट SSC यूज खुद नहीं करना चाहता, तो जो भी बेनिफिट है वो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप क्लेम करो। उसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, और भी बहुत सारी चीजों में क्या हमने पढ़ा था, और भी हमने बहुत सारी चीजों में पढ़ा था कि ये ओनली सेक्शन 28 जो हमारा प्रोफेशन और बिजनेस है उसी के लिए यूज किया जाएगा, बाकी अदर चीजों के लिए ये यूज नहीं होगा। सेक्शन 28, 29 सेम ही है कि कॉम्पिट्यूट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने सेक्शन 32 के बारे में पढ़ा था। सेक्शन 32 के अंदर तो दिया ही है डेप्रिसिएशन अलाउंस। फिर हमने सेक्शन 34 के बारे में पढ़ा था कि बार लगाता है वो कि कौन सा चीज डेप्रिसिएशन नहीं होगी। अगर जो बार लगाता है कि इस पे रोक लगा रखा है कि इसमें आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, तो 32 उसके अंदर आपको डेप्रिसिएशन देगा ही नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा था रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न में हमने क्या पढ़ा था कि ITR जो हमारा होता है ना, ITR, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसमें रेक्टिफाई कर सकते हो कि आपकी कोई गलती आपने टैक्स में कर दी है कि नहीं करी है, तो उसमें आप पुट डाउन कर सकते हो। और आप उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस डेप्रिसिएशन को विड्रॉ करवा ले, या आपने नहीं उसमें पहले क्लेम किया है तो आप क्लेम कर सकती हैं। और उसके बाद ये था अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे होगी, वो एक्चुअल अलाउ क्या होता है। उसके बाद नॉट एक्चुअली अलाउ का मतलब ये क्या है कि अगर आपने अलाउ करवाया है तो वही एक्चुअली जो अलाउ है, जैसे कि मान लो बुक्स और लाइब्रेरी का 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था, बट अगर आप अलाउ करवा रहे हो 50%, तो वो थोड़ा ना माना जाएगा। 40% अलाउड एक्चुअली अलाउ है, और आप इसको डीम भी नहीं कर सकते। अगर आपने इसको नहीं माना तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपको मिल गया होगा। देन उसके बाद आपका आता है सेक्शन 30, वही सेक्शन के अंदर लैंग्वेज बताया हुआ है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद आपके पास है कि अगर आपको कोई प्रिविलेजेस है तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है आपके लिए, और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई ऑप्शन दे दिया कि आप इसको क्लेम करो या ना करो, तो आपके ऑब्लिगेशंस आपको बाध्य कर दिया गया कि आपको करना ही होगा। असेसिंग ऑफिसर जो है वो डेप्रिसिएशन तब तक ग्रांट नहीं करेगा जब तक एसएससी उसको क्लेम नहीं करेगा। टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन दो पड़ी थी, एक तो होता है नॉर्मल और एक होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन या रेसिडुअल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल तो सिंपल जो दी हुई है 3-4 आप याद कर लेना। फिर डेफिनेशंस उसमें बताई हुई है। फिर कंडीशन 2 है, कंडीशन इज अ मस्ट, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जो है वो ऑनर होना चाहिए एसेट का, बट रजिस्टर्ड ऑनर जरूरत नहीं है इसके अंदर से। बिल्डिंग अगर लैंड है तो लैंड का ऑनरशिप उसका होना जरूरी नहीं है, बट उसने रेंट पे लिया उसका जो एसेट है वो होना बहुत जरूरी है। एसएससी जो है किस पर्पज के लिए डेप्रिसिएशन करवा रहा है, जो ये डेप्रिसिएशन होगा ये ओनली बेसिकली आपके प्रोफेशन और बिजनेस के लिए होगा। जैसे कि मान लो मैं अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन कर रही हूँ और मैं बुक्स उसके लिए परचेज कर रही हूँ, तो मुझे बुक्स पे 40% की छूट मिल सकती है। अगर आप सिंगल डे के लिए भी यूज कर रहे हो उस चीज को, एसेट को, तो भी आपका डेप्रिसिएशन में अलाउ होगा। फिर एक एक्सेप्शन बता दिया गया कि अगर 180 दिन तक का है या उससे ज्यादा है तो फुल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, बट 180 दिन से कम अगर आपने यूज किया तो आपको 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा। पता है पहले क्या होता था कि अगर जैसे कि मान लो कोई एक एसेट है, मैंने प्रीवियस ईयर से एक दिन पहले ही खरीदा है, तो मेरे को तो फुल डेप्रिसिएशन उस चीज का मिल रहा है, और किसी ने पहले ही बहुत पहले खरीदा उसको भी फुल मिल रहा है, तो हमारा क्या दोनों का छूट है। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा अच्छा चालाक बन रहे हो आप, तो उसने बोला कि अगर आप 180 दिन का एक टारगेट रख देते हैं हम कि इतना यूज करोगे तो आपको फुल मिलेगा, इतना करोगे तो हाफ मिलेगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रिटर्न डाउन ऑफ द जो हमारा ये ब्लॉक ऑफ एसेट होता है उससे, जो प्रीवियस ईयर का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने इतना टॉपिक करवाया, अगर ये 20 मार्क्स में भी आए तो आप लोग लिख सकते हैं। एट द एंड
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट भी करना एंड शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।